शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। और फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका और किस तरीके से जो भारतीय सेना है वो जो सीमांत इलाके हैं वहाँ पर राष्ट्र निर्माण के लिए, देश में विकास के लिए क्या क्या पहल अभी कर रही है, इस बारे में ये कार्यक्रम हमारा लगातार रहता है। तो कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट शुभंकर मनवे। तो आज हम बात करेंगे आपसे उत्तराखंड के सुरम्य क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी रंग समुदाय की और इनकी जीवन संस्कृति और परंपराओं की एक आकर्षक यात्रा पर हम आज निकलेंगे। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट मनवे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। नमस्कार। मैं भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट शुभंकर मनवे हूँ। मुझे भी इस शो पर आकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने इन दुर्गम क्षेत्रों में सेवा की है जहाँ रंग समुदाय का केंद्र है और मैंने उनकी जीवन शैली और परंपराओं को बहुत करीब से देखा है। तो लेफ्टिनेंट मनवे, क्या आप इस समुदाय के बारे में कुछ खास जानकारी या फिर कुछ शुरुआती जानकारी आप हमसे और हमारे लिस्टर से साझा करेंगे? हाँ बिल्कुल। रुंगप्पा के नाम से जाना जाने वाला यह समुदाय मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में रहता है। अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो ये खास तौर पर दारमा, ब्यास और चौदस घाटियों में रहते हैं। इस प्राचीन समूह की एक समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है जो हिमालय के राजसी परिदृश्यों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। रंग समुदाय का एक लंबा और आकर्षक इतिहास है और वे सभी शैव हैं। शैव जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं। वे भारत तिब्बत सीमा पर अपने व्यापारिक संबंधों के लिए भी जाने जाते हैं, खासकर लिपुलेख दर्रे के जरिए। सदियों से वे तिब्बत व्यापारियों के साथ नमक, ऊन और अनाज जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हुए वस्तु विनिमय व्यापार में लगे हुए हैं। हालांकि 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो उसके बाद इस व्यापार में काफी गिरावट आई, जिससे उनके जीवन के तरीकों में बड़े बदलाव आए। इन बदलावों के बावजूद रंग लोगों ने अपनी भाषाई और सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखा है। वे रंग लवो नामक बोली बोलते हैं जिसमें तिब्बती और कुमाऊनी भाषाई प्रभाव है। हरेला और मकर संक्रांति जैसे उनके त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें पारंपरिक संगीत, नृत्य और अनुष्ठान शामिल होते हैं जो प्रकृति के साथ उन्हें गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाते हैं। खास तौर पर व्यास घाटी में स्थानीय लोग व्यास उत्सव मनाते हैं जो रक्षाबंधन के त्योहार के साथ मेल खाता है। तो लेफ्टिनेंट मनवे, आपने हमारे लिसनर से काफ़ी जानकारी साझा की है अभी यहाँ पर रंग समुदाय के बारे में। तो क्या आप हमें इन समुदायों की जो अनूठी परंपराएं हैं और इनकी जो जीवन शैली है उसके बारे में आप हमारे और हमारे लिसनर्स के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं? सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक समुदाय की सबसे खास पहचान उनका पारंपरिक पहनावा है। पुरुष आमतौर पर कड़ी सर्दियों के लिए उपयुक्त ऊनी वस्त्र पहनते हैं और जबकि महिलाएं जटिल रूप से बुने हुए कपड़े, भारी चांदी के आभूषण और खूबसूरती से कढ़ाई किए गए शॉल से खुद को सजाती है। पत्थर और लकड़ी से बने उनके घर ठंडे पहाड़ी जलवायु के प्रति उनके अनुकूलन को दर्शाते हैं। रंग संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका भोजन है, जिसमें मुड़वा रोटी, चिरकानी और प्रसिद्ध रुंगप्पा बटेटी जैसे पौष्टिक व्यंजन शामिल है। उनका भोजन सादा लेकिन जायके से भरपूर होता है, जो हिमालय की ठंड को सहने के लिए मदद करता है। रुंग लोगों की धार्मिक परंपराएं भी बहुत गहरी है। वे मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जिसमें तिब्बती बौद्ध धर्म का भी प्रभाव है। तो लेफ्टिनेंट मनवे, जैसे आपने अभी हमारे लिसनर से साझा किया कि किस तरीके का जो उनका खान पान है वो और उनकी जो अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, ये जीवन शैली है, उस बारे में आपने हमारे लिसनर से जानकारी साझा की। तो इस समुदाय के सामने कई बार हमें कई सारी चुनौतियां भी वहां पर देखने को मिलती होंगी, क्योंकि एक तो इलाका दुर्गम है। तो ऐसे में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और उनके लिए आगे क्या रास्ता यहाँ पर निकलता है? कई स्वदेशी समुदायों की तरह रंग समुदाय के लोगों को आधुनिकीकरण के बीच अपनी पहचान बनाए रखने में चुनौतियों का सामना तो करना पड़ रहा है। बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण पारंपरिक रीति रिवाजों का
पालन करने वाले लोगों की संख्या काफी कम होती जा रही है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन उनके जीवन के तरीकों में खतरा डालता है, जिससे कृषि और स्थानीय आजीविका प्रभावित होती है। हालांकि उनकी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। समुदाय के युवा सदस्य मौखिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं और अपने विरासत को जीवित रखने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी पहल और पर्यटन के अवसर भी उनके मातृभूमि में सतत विकास की उम्मीद जगाते हैं। भारतीय सेना ने भी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कई पहलें की है। तो लेफ्टिनेंट मनवे, आपने हमारे लिसनर से ये जानकारी साझा की कि वहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों से आगे निकलने के लिए क्या कुछ कोशिशें फिलहाल अभी भारतीय सेना वहाँ पर कर रही है। तो इसके अलावा व्यास घाटी में भारतीय सेना क्या कुछ पहल अभी कर रही है या फिर क्या कुछ पहल भारतीय सेना ने वहाँ पर की है? इंडियन आर्मी ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन गांवों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई पहलें की है। जैसे गुंजी में घरों का नवनिर्माण और रंग संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें इन समुदायों के सांस्कृतिक पहचान और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। एक मौजूदा स्कूल के नवीनीकरण और उसे आर्मी गुडविल स्कूल गुंजी में बदलने की परियोजना पर भी काम चल रहा है। इसके बाद स्कूली बच्चे गांव में रहकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय सेना स्थानीय युवाओं को विभिन्न रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें अपने प्राकृतिक आवास में रहने और अपने लिए जीविकोपार्जन का मौका मिल रहा है। क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय सेना नागरिकों को बुनियादी चिकित्सा सहायता भी प्रदान करती है और नियमित रूप से क्षेत्र में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती है। तो लेफ्टिनेंट मनोज, आपने हमारे लिसनर्स को बताया कि किस तरीके से भारतीय सेना वहां पर व्यास घाटी में लगातार लोगों के लिए काम कर रही है और वहां पर जो वहां के स्थानीय निवासी हैं उनके लिए लगातार प्रयास कर रही है कि उनका विकास हो सके और उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा मिल सके और रोजगार के अवसर भी मिल सके। तो लेफ्टिनेंट मनोज, ये सारी जानकारी हमसे और हमारे लिसनर से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुछ अच्छी पहल हैं जो कि लेफ्टिनेंट मनवे से बातचीत करके हमें काफ़ी बेहतर लगा और उम्मीद है कि ये सैन्य नागरिक सहयोग क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन के तरीके को बनाए रखने के लिए और संरक्षित रखने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो लेफ्टिनेंट मनवे, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और एक अवसर प्रदान किया जिसके कारण हम इस रंग समुदाय के बारे में जितनी भी जानकारी हमें है जो पहले हो रही है वो साझा कर सके आपसे और आपके श्रोताओं से। तो लेफ्टिनेंट मनवे, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आज के कार्यक्रम के इस अंक से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।